हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हम लोग जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती व यूपी टीजीटी पीजीटी 2025 के प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं, इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने इस नए प्रैक्टिस सेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि प्रश्न नंबर आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? बताइए, साहित्य इतिहास लिखते समय कौन सा एक ऐसा स्रोत है जो नहीं लिया जा सकता है उसके माध्यम से? ऑप्शन ए, विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री से, या ऑप्शन बी है रचनाओं या का मौखिक उल्लेख, या फिर ऑप्शन सी है शिलालेख, या ऑप्शन डी है साहित्यकारों के प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अब मुख से कोई व्यक्ति कुछ कह देगा कि अब मेरी रचना, या फिर कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी बोल देगा तो उसके माध्यम से माना नहीं जा सकता, यह क्या है? अमान्य है। जबकि अगर कोई भी युग है उसके आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों से को देखते हुए भी रचनाएं की जा सकती हैं। शिलालेखों के माध्यम से जो मिला उसके माध्यम से भी रचनाएं की जा सकती हैं। साहित्यकार द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं के द्वारा या रचनाओं के माध्यम से भी की जा सकती हैं, लेकिन जो कोई मौखिक बोल दे उससे नहीं की जा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? बताइए, कल मैट्रिक के माध्यम से आप लोग को बहुत डीपली बताया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों पुस्तकों यानी जो तीनों इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा उसको मैं आपको बताया हूँ कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की आलोचना, तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, चौथा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आदिकाल। बताइए कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? मैं कल ट्रिक के माध्यम से आपको बता चुका हूँ कितने। पहले तो इसका आंसर बताइए, उसके बाद मैं अभी फिर एक बार फिर से बता देता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की तीनों रचनाओं के बारे में। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हिंदी साहित्य की आलोचना। हिंदी साहित्य की आलोचना इज द राइट आंसर। इसमें पूछा कौन सी द्विवेदी हजारी प्रसाद यानी कि एचपीडी की नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न हाल में यहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं लास्ट में दिया रहता है, इसको हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? इसके लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? राम कुमार वर्मा। मैंने कल बताया था कि जहाँ भी आलोचना किसकी होती है, राजकुमारों की होती है, कि इन्होंने क्या या तो संधि कर लेते हैं या युद्ध कर लेते हैं, जो मन चाहे कर लेते हैं। तो किनकी आलोचना होती है? राम कुमारों की। किनकी? राजकुमारों की। ऐसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। क्या पूरा नाम क्या है? राजकुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। और हिंदी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की, पहले तो मैं बताया था कि भूमिका है। भूमिका कब थी? 1940 रुपये में एक कट्ठा जमीन हम लोग ने खरीदे थे कल। ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा भूमिका। और भूमि में क्या हम लोग उपजाते थे? आदि या अदरक। आदि या अदरक यह किस सन में इन्होंने प्रकाशित हुई इनकी पुस्तक? 1952 ईस्वी में। और जब भूमि में हम लोग आदि या अदरक बोते हैं तो क्या होता है? उगता है। क्या होता है? उगता है, यानी कि उद्भव होता है। और क्या होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है, यानी कि विकास होता है। इसकी विरचना काल कब है? 1952 ही है। तो कब भूमि हम लोगों ने 1940 रुपये में खरीद कर अदरक बोया, और वो क्या हो गया? उद्भव, यानी कि उद्गमित हुआ, यानी कि जमा। और उसके बाद क्या हुआ? विकास, उसका विकास धीरे धीरे होने लगा। और जो आलोचना है यह राम कुमार वर्मा यह कब लिखे थे? 1938 में यह इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। मैट्रिक के माध्यम से सारे प्रश्नों के उत्तर करा दे रहा हूं ताकि परीक्षा हाल में आप लोग को याद करके जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जैसे ही प्रश्न आप लोग के सम्मुख ऐसे ही प्रस्तुत होगा, हमारा ट्रिक आप लोग के सम्मुख आने लगेगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय सीमा क्या है? बताइए, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है संवत, विक्रमी संवत है, यहाँ पे याद रखिएगा, देखिएगा ईस्वी न दिया हो। अगर ईस्वी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? विक्रमी संवत में -57 वर्ष घटा देते हैं, यानी जैसे अधिया 1350, इसमें से 57 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? ईस्वी सन निकल जाएगा। तो बताइए, ये शुक्ल जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा क्या माना? और आप लोग बताइए नामकरण क्या क्या किया इन्होंने? और बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नामकरण किया और शुक्ल जी ने क्या नामकरण किया? दोनों लोग का नामकरण बताइए। दोनों मैं यहीं बता दूंगा, आप लोग को भूलेगा नहीं, कभी लाइफ में नहीं भूलेगा, इतने बढ़िया से बता दूंगा। बार बार कन्फ्यूजन होता है, इसी आदिकाल को कौन क्या कहा, मैं सब कुछ बता दूंगा यहीं पे। इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए, शुक्ल जी ने कितना माना है?
शुक्ल जी ने 1050 से 1350 विक्रमी संवत माना है, या फिर 1075 से 1350 विक्रमी संवत माना है, या फिर 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना है, या फिर 1000 से 1350 विक्रमी संवत माना। बताइए शुक्ल जी ने कितना माना है आदिकाल को। यहाँ पे आदिकाल दिया है, विशेषता ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 1050 से 1375। कितना हो जाएगा? 1050 से 1375 विक्रमी संवत माने। कौन माने? शुक्ल जी माने। आदिकाल के नामकरण को देख लेते हैं। आदिकाल, पहले तो आदिकाल नाम किसने दिया? इन्होंने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया। और उसके बाद कौन सा नाम दिया? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल नाम किसने नामकरण किया आदिकाल का? यह किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कौन सा? इसके पहले एक पूर्व मध्यकाल था, उसका भी नामकरण यहीं पे पूर्व मध्यकाल। क्या नाम है? पूर्व मध्यकाल। यह पहले आता है उत्तर मध्यकाल से, लेकिन थोड़ा सा नीचे इसको लिख दे रहा हूँ। और इसके बाद और क्या नाम दिया इन्होंने? आधुनिक काल। आधुनिक काल, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इससे अच्छा प्रश्न और कहाँ मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधुनिक काल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी आदिकाल को शुक्ल जी ने क्या कहा? शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल। क्या कहा? वीर गाथा काल। और उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? उत्तर मध्यकाल को इन्होंने रीतिकाल नाम दिया। क्या नाम दिया? रीतिकाल। और पूर्व मध्यकाल को नाम क्या दिया? भक्तिकाल। क्या नाम दिया? भक्तिकाल। और आधुनिक काल को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? गद्यकाल। क्या बोले हैं? गद्यकाल। गद्यकाल। और कब से कब माने हैं? इसको माने हैं 1050 से 1375 विक्रमी संवत। और रीतिकाल को कब से कब तक माने हैं? 1700 से 1900 विक्रमी संवत में सब है। और भक्तिकाल को शुक्ल जी कब से कब तक माने हैं? 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माने हैं। और गद्यकाल को कब से कब तक माने हैं? 1900 से 1984 तक माने हैं। विक्रमी संवत है सब, बिल्कुल डीपली याद कर लीजिएगा। आदिकाल और आधुनिक काल, ये दो नाम कौन दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल, यहाँ रीतिकाल और भक्तिकाल, दोनों का नाम किसने दिया? शुक्ल जी ने। ऐसे याद करिएगा, यह पूरा आप लोग दिमाग में छप जाना चाहिए, यह पूरा चार्ट। इसी के माध्यम से अगले भी सारे प्रश्नों को हल में कराऊंगा, ऐसे ही विस्तार से। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? आप लोग बताइए, इसको लेखक कौन है? बताइए किस भाषा में लिखे हैं, कब लिखे हैं, कितने इसमें कवियों को शामिल किया है इस भाषा में। और इस जो यह रचना हिंदुस्तानी है, इसको भी किसने हिंदी में प्रकाशित किया? यह तो किसी विदेशी भाषा में है। यहाँ पूछा गया कि वह भाषा कौन सी है, बताइए इस प्रश्न का। उसके बाद मैं पूरा डिटेल ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे कल मैं बताया हूँ, पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिए, लेकिन चलो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फ्रेंच भाषा में। इस पुस्तक के लेखक कौन है? गारसा द तासी हैं। कौन है? गारसा द तासी हैं। क्या नाम है उनका? गारसा द तासी। यह कहाँ के विद्वान है? फ्रांस के हैं, फ्रांस के, यानी कि फ्रेंच कह सकते हैं। यह फ्रेंच भाषा में क्या है, इन्होंने सर्वप्रथम लिखने वाले यहीं इसी को लिखे थे सर्वप्रथम। अगर सच्चे अर्थों में पूछे तब वर्नाक्यूलर जॉर्ज ग्रियर्सन का हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ। कितने भागों में हुआ? 2 भागों में। पहले भाग में कितना, कब हुआ? पहला भाग का प्रकाशन 1839 में हुआ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। प्रथम भाग जो है इसका प्रकाशन कब हुआ? एक तो 1839 व 1847, 2 वर्षों में हुआ। 2 बार में पहला प्रकाशन। जो दूसरा भाग इसका प्रस्तुत हुआ वह 1871 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। दोनों भाग का प्रकाशन इसी दोनों काल में हुआ। और इस जो पुस्तक है इसमें कितने 738 कवियों को स्थान दिए थे गारसा द तासी ने, जिसमें से 72 क्या थे? हिंदी के कवि थे। और शेष के किस भाषा के कवि थे? उर्दू भाषा के कवि थे शेष। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? इस पूरी पुस्तक का हिंदी अनुवाद, यानी कि यह तो फ्रेंच में है और हिंदी में किसने किया? हिंदी में किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। मैं कल बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से कि जहाँ पे गारसा है, गारसा द तासी, देखो ये लग रही है ना महिला का नाम, भले पुरुष है लेकिन लग रहा है कि हाँ कोई महिला है, गारसा द तासी है।
और उसी से याद रख लीजिए लक्ष्मी, दोनों महिलाओं का नाम है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, वार्ष्णेय कह सकते हैं, वार्ष्णेय, यानी कि इन्होंने किया था। और किस नाम से किया था, नाम तो बदलेंगे, इसी नाम से तो करेंगे नहीं। इन्होंने किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से इन्होंने क्या किया, इस रचना को हिंदी में प्रकाशित करवाया। और उस समय क्या, कौन सा सन चल रहा था? 1952। कौन सा चल रहा था? 1952। इतना डीपली तो बहुत है इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तब तक सूची को सूची दूसरे से मिलाना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा? चारण काल किसने कहा आदिकाल को? प्रारंभिक काल किसने कहा आदिकाल को? या फिर आदिकाल कौन कहा? बताइए। या नीचे दिया है या कूट दिया है, इसके माध्यम से आपको बताना है। पहले तो मैं बताऊं कि आदि के बारे में बताइए। आदि के बारे में आप लोग जानते हैं कि आदि क्या है? बहुत महंगी है। कितने? 10 रुपये 20 रुपये थोड़े से लोग आदि यानी अदरक देते हैं। तो कौन? हज़ार रुपये किलो अदरक है। यहाँ से पहले ऐसे जो है डायरेक्ट इसको मिलान कर दीजिए। इसके बाद और कुछ देखिए मिलता है। तो पहले देखिए चौथे नंबर का पहले में किस ऑप्शन में? चौथे नंबर का पहला इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ऐसे आप लोग प्रश्न हाल में इसको क्या एलिमिनेट कर दीजिएगा, यानी कि इसको काट दीजिएगा। यह कट गया, बचा 3 ऑप्शन। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग देख लेते हैं। क्या? सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल मैंने बताया था कौन थे? राहुल सांकृत्यायन। इन्हीं के बारे में बताया था कि सांकृत्यायन होता है, सांस्कृत्यायन नहीं होता है। क्या होता है? सांकृत्यायन। यह शुद्ध रूप है व्याकरण की दृष्टि से। तो सिद्ध सामंत काल कहने वाले आचार्य कौन है? राहुल सांकृत्यायन है, यानी कि पहले का चौथा देखिए कौन सा? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी कि अब डी को भी क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसी माध्यम से आप लोग करिए, सब कुछ आ जाएगा। अगला कौन है? प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल में मैट्रिक के माध्यम से थोड़ा इसको बता दे रहा हूँ। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। इसको मैं याद करवा दे रहा हूँ। मिस्र बंधु, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या डंडा वाला र है, क्या है? डंडा वाला र। और यहाँ पे देखिए क्या है? मिस्र में भी डंडा वाला र है। जहाँ भी आपको डंडा वाला र दोनों मिल जाए आप लोग लगा दीजिएगा। क्या है? मिस्र बंधु। क्या है? प्रारंभिक काल। कौन है? मिस्र बंधु हैं, यानी कि तीसरे का दूसरा इसमें भी है, इसमें भी है। अब बच गया है लास्ट वाला, जो बचा है तो ये कही है चारण काल। और चारण काल कहने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन साहब, यानी कि दूसरे का तीसरा देखिए इसमें है, इसमें नहीं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि यह क्या हो जाएगा? यह भी कट जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसी तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा, हर प्रश्न के समाधान हो जाएगा। आप लोग सम्मुख ही सब कुछ प्रस्तुत होगा। बस आप लोग हमारे प्रश्नोत्तरी को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। आप लोग इस छोटे से परिवार को बड़ा बढ़ाने में आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन है, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इसको मैं जस्ट अभी पीछे ही बता चुका हूँ ट्रिक के माध्यम से कि जहाँ भी आपको डंडा दिख जाए, प्रारंभिक काल आरंभिक काल, जो भी आपको डंडा दिख जाए प्रारंभिक, वहाँ क्या लगा दीजिए? बताइए। यहाँ पे दिया क्या? प्रारंभिक काल, यानी कि उसी आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, यानी कि इसके बारे में पूछा। प्रारंभिक काल पूछता तब तो हम लोग मिस्र बंधुओं को लगा देते हैं, जबकि ऑप्शन में कहीं नहीं है। यानी कि यहाँ पे पूछा क्या? आदिकाल नाम देने वाले कौन है, यानी कि आदि के बारे में पूछा है। आदि यानी अदरक। याद आया कुछ आप लोग को? अदरक से याद आया आप लोग कुछ? क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कितना अदरक रुपये केजी है? हज़ार रुपये किलो अदरक है, यानी कि आचार्य यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस तरह आप लोग याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन क्या बोले हैं? जस्ट में अभी पीछे आप लोग देखे हैं, क्या बोले हैं? सिद्ध सामंत काल। क्या बोले हैं? सिद्ध सामंत काल। क्या बोले हैं? सिद्ध सामंत काल बोले हैं। किसको? आदिकाल को। राम कुमार वर्मा क्या बोले हैं? बताइए आप लोग। राम कुमार वर्मा संधि एवं चारण काल। क्या बोले हैं? संधि। संधि कौन करता है? राम कुमार, यानी कि राजकुमार लोग क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, संधि करते हैं। मैं ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। क्या है? संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। चारण काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोलते हैं? यह क्या करते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी नीक नाम पर जो है द्विवेदी युग पड़ा। और यह क्या बोले हैं आदिकाल को? यह कहें बीज वपन काल। क्या बोले हैं? बीज वपन काल। बीज वपन काल,
यानी कि आपको दो ही में दिक्कत होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ट्रिक के माध्यम से बता ही दिया हूँ कि 1000 रुपये किलो अदरक है, जो बचा खुचा हुआ इन्हीं का हो जाएगा। यानी कितने महावीर हैं भाई, बीज बोएंगे सब कुछ करेंगे, इन्हीं के हाथ में है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। ऐसे ट्रिक के छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा, बस हमारे साथ आप बने रहिए। ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है, बताइए। ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है डॉक्टर नगेंद्र। बताइए किसका कथन है। बताइए आप लोग जल्दी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किसका है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किनका है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। शुक्ल की पुस्तक का नाम आप लोग क्या है, बता दीजिए। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत भुलवाने वाला प्रश्न है। हिंदी साहित्य के इतिहास काल का सबसे पहले विभाजन करने वाला, बताइए। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन है, ऑप्शन बी है जॉर्ज ग्रियर्सन है, ऑप्शन सी है पंडित रामचंद्र शुक्ल है, ऑप्शन डी मिश्र बंधु हैं। बताइए इसका सही जवाब। तब तक आप लोग बताइए ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है, मिश्र बंधुओं की पुस्तक का नाम क्या है, शुक्ल जी की पुस्तक का नाम क्या है, बताइए आप लोग। बताइए इसका सही जवाब। कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए, तब तक इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने सर्वप्रथम क्या है, इन्होंने सर्वप्रथम अपनी जो पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसमें क्या किए हैं, इन्होंने काल को बांट दिए हैं। कितने आधार पे बांटे हैं, 11 आधार पे बांटे हैं काल को। और काल को किस आधार पर बांटे हैं, जिस आधार पे शुक्ल जी बांटा करते थे, यानी कि प्रवृत्तियों के आधार पर। किसके परिस्थिति या प्रवृत्तियों, उस समय की जो परिस्थितियां हुआ करती थी उसी के आधार पर ग्रियर्सन जी कितने भागों में बांटे हैं, 11 भागों में रचनाओं को बांटे हैं, जो क्रमशः इस प्रकार है। चारण काल है पहला, दूसरा मैं बता दे रहा हूँ, 11 को लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। आप लोग बार बार मैं प्रश्न आता जाएगा, ऐसे ही बताता जाऊँगा, आपको सुनकर याद है, ज़्यादा याद हो जाएगा। इन्होंने पहला बांटा चारण काल, दूसरा बांटा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल, तीसरा बांटा जायसी की प्रेम कविता, चौथा बांटा इन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पाँचवां बांटा इन्होंने मुगल काल, छठा बांटा तुलसीदास, सातवां पे बांटे रीति काव्य, आठवें पे बांटे तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि, 9वें नंबर पे बांटे 18वीं शताब्दी, 10वें नंबर पर बांटे कंपनी के शासनकाल में हिंदुस्तान, 11वें नंबर पे बांटे महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। शुक्ल जी की पुस्तक का नाम आप लोग जानते हैं, क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। मिश्र बंधु की पुस्तक का नाम जानते हैं, मिश्र बंधु विनोद, लिख दे रहा हूँ, मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। श्याम बिहारी, कृष्ण बिहारी और सुखदेव, यानी कि श्याम और कृष्ण दोनों लोग क्या है, देव का, यानी कि देवताओं का नाम है, और सुखदेव। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो आदिकाल को क्या कहें, वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है, बताइए। आदिकाल किसने कहा है, अदरक काल। याद आया कुछ आपसे, आदि से अदरक से। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी है शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है गणपति चंद्रगुप्त। बताइए आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या बोले हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि अदरक कितना है, 1000 रुपये किलो। कितने हैं, 1000 रुपये किलो, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या इसको बोले हैं, इसको बोले हैं बीज वपन काल। क्या बोलते हैं आदिकाल को, बीज वपन काल। क्या बोलते हैं, बीज वपन काल। गणपति चंद्रगुप्त, इनका कौन सी पुस्तक है, वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। याद आया कुछ, गणेश जी क्या है, वैज्ञानिकता के तौर पे क्या करते हैं, सब कुछ बांटते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं।
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, ऐसा क्यों इन्होंने कहा? बताइए क्या सोचकर कहा? ऑप्शन ए, रीतिकाल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, या फिर श्रृंगार काल के अतिरिक्त और किसी विषय पर लिखा ही नहीं जा सकता। ऑप्शन सी है, सभी कवि कृष्ण राधा के माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं, या ऑप्शन डी, श्रृंगार और प्रेम रस की रीतिकाल का मुख्य विषय है। क्या सोचकर इन्होंने कहा और किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अभी याद रखिए, क्या कहें कि रीतिकाल का नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर रीतिकाल का नाम रखने से उसका विभाजन का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए निर्मला जैन, ऑप्शन बी है नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन सी है नामवर सिंह, या ऑप्शन डी है बच्चन सिंह। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी हैं। क्या है? नंद दुलारे वाजपेयी। यानी कि ऐसे आप लोग याद करिए, यहाँ तो नंद माने होते हैं कृष्ण भगवान। ट्रिक के माध्यम में आप बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। नंद के पास कितनी बहुत सारी गोपियाँ थे। कितनी गोपियाँ थे? लगभग 20 गोपियाँ थी। कितने? 20 गोपियाँ लगभग उनके आगे पीछे घुमा करती थी। ऐसा क्या? ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करने का मैं बस ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसा कोई औचित्य नहीं किसी को ठेस पहुँचे। निर्मला जैन ये क्या है? हिंदी के प्रमुख क्या है? महिला आलोचक है। निर्मला जैन कौन है? महिला आलोचक हैं। क्या हैं? महिला आलोचक हैं। बहुत प्रमुख हैं या महिला आलोचक हैं। इनकी बहुत सारी पुस्तक हैं। महिला आलोचक हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तक है। कौन कौन है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। निर्मला जैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी कौन सी आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं? हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी, लिख देता हूँ। हिंदी आलोचना की, थोड़ा तेज़ी से लिखता हूँ। हिंदी आलोचना की 20वीं शताब्दी या सदी का लीजिए। और कौन सी इनकी पुस्तक है? और कौन सी आलोचना कृति है? रस सिद्धांत। क्या नाम है? रस सिद्धांत। और कौन सी है? सौंदर्य शास्त्र। क्या नाम है? सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र। और क्या नाम है? कविता के प्रति संसार। क्या नाम है? कविता के प्रति संसार। कविता के प्रति संसार। ऐसे मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय तो लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग को फ़ायदा इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नंद दुलारे वाजपेयी क्या है? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी आप लोगों ने देख ही लिया। इनकी अन्य रचनाएं और कौन कौन सी मैंने कल बताया था। क्या बताया था? कौन कौन सी हैं इनकी? इनकी हैं जयशंकर प्रसाद। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद नाम है। और क्या नाम है इनकी कृति का? आधुनिक साहित्य नाम है। यह क्या किए हैं इसका? यह सब इनकी रचना किए हैं। क्या नाम है? आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य नाम से अभी रचना किए हैं। और किसने? बहुत सारे नाम है। प्रेमचंद्र हैं, सूरदास हैं, निराला हैं, बहुत सारे हैं। महाकवि निराला, महाकवि सूरदास, नई कविता, नए कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, नया साहित्य, नए प्रश्न, रीति और शैली, बहुत सारी इन्होंने क्या किए? रचनाएं की हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2-3 लिख लीजिए तब तक। नया साहित्य, नए प्रश्न। चलिए इतना डीपली बहुत है। नामवर सिंह भी ऐसे ही बहुत सारी इन्होंने क्या किए हैं? बहुत आलोचनात्मक कृतियाँ इन्होंने भी लिखे हैं। जैसे कविता के नए प्रतिमान इन्होंने लिखे। और कौन कौन लिखे? दूसरी परंपरा की खोज लिखें। और कौन लिखें? इतिहास और आलोचना लिखें। और कौन सा लिखें? वाद विवाद संवाद लिखें। और कौन सा लिखें? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ हैं। बहुत सारी इन्होंने भी रचना की है। चलिए अगले प्रश्नों की बढ़ चलते हैं, नहीं तो प्रश्नों की श्रृंखला बहुत बड़ी है और बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं ऐसे ही जितना प्रश्न आते जाएंगे सारे का ऐसे डीपली कराता जाऊंगा, आप लोग को याद होता चला जाएगा। बस आप देखते रहिए और सुनते रहिए। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास हैं, ऑप्शन बी है राहुल सांकृत्यायन है, ऑप्शन सी है डॉक्टर नागेंद्र हैं, ऑप्शन डी है राम नरेश त्रिपाठी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी कौन है? यह स्वच्छंदतावादी कवि हैं। यह कौन है? स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इनको स्वच्छंदतावादी भी कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छंदतावादी कवि। इनके खंड काव्य कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके खंड काव्य कौन कौन से हैं? एक तो है मिलन। क्या नाम है? मिलन। दूसरा कौन है? पथिक। कौन है? पथिक। तीसरा कौन है? स्वप्न। मिलन, पथिक, स्वप्न, यह 3 क्या है? इनके खंड काव्य हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं।
मिस्र बंधुओं में शामिल कौन नहीं है? बताइए। मिस्र बंधुओं में 3 भाई हैं, ये लोग क्या हैं, मिस्र बंधुओं के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम क्या क्या है? ऑप्शन ए है गणेश बिहारी। यहाँ पूछा है क्या क्या नहीं है, दिया है, यहीं देखिए गलती होती है परीक्षा हाल में भी। कौन नहीं है? गणेश बिहारी नहीं है, या श्याम बिहारी नहीं है, या केशव बिहारी नहीं है, या सुखदेव बिहारी नहीं है। आप लोग को मैं ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कौन कौन है। गणेश भगवान जी हैं, और कौन कौन है? कौन कौन है? श्याम भगवान है, और कौन है? तीनों लोग देव हैं, देवता ही हैं। श्याम हो गए, गणेश हो गए, और सुखदेव हो गए। तो कौन नहीं हुए? केशव बिहारी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं तो पूछा है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? बताइए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ गद्य में ही लिखता था? आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइए। जो मैं प्रश्न पूछा हूँ उसका नाम हो जाएगा प्रेमचंद्र। कौन बस गद्य में लिखते थे? प्रेमचंद्र। मिस्र बंधुओं के अनुसार कौन हिंदी का प्रथम गद्य है? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरापा, ऑप्शन बी है गोरखनाथ, ऑप्शन सी है विद्यापति, ऑप्शन डी है आमिर खुसरो। इसका सही जवाब हो जाएगा गोरखनाथ को। मिस्र बंधुओं ने किनको माना है प्रथम? गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ क्या है? गोरखनाथ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गोरखनाथ के बारे में ये क्या है? नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। क्या? नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। अगर नाथ पंथ को दे दे तो क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। विद्यापति हो जाएंगे या गोरखनाथ हो जाएंगे? बताइए। नाथ साहित्य के क्या हैं? यह आरंभकर्ता हैं, यानी कि चलाने वाले हैं, आरंभकर्ता हैं। और इनकी रचनाएं गोरखनाथ की कौन कौन सी है? बताइए आप लोग। बताइए गोरखनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है, और उनके सारी रचनाओं को जो है किस नाम से जो है संपादित किया गया, और कौन किए? इनकी रचनाओं को मैं बता देता हूँ। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किस नाम से किया? गोरखबानी नाम से क्या किया? इनकी सारी रचनाओं को संकलित किया। क्या किया? संकलित किया, या फिर संपादित किया। क्या किया? संपादित किया। सरापा कौन है? सरापा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। कौन है? हिंदी के प्रथम कवि हैं। कौन है? हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि। वैसे तो स्वयंभू हैं हिंदी के प्रथम कवि, लेकिन उनकी कोई रचना जो है मिलती नहीं है, और मिलती है कि इनकी सरापा की रचना मिलती है। इसलिए क्या है? सरापा को क्या हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, शिव सिंह सेंगर ने किया था, या मिस्र बंधुओं ने किया था, या डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने किया था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। कौन किया था? शिव सिंह सेंगर। ये इसमें अगर गारसा दत्तासी दिया रहता तो वह सही हो जाता, क्योंकि उनका पुस्तक था इस्तवार दलाल त्रितुई रेंदुई हिंदुस्तानी, सबसे पहले तो वह था, और उसके बाद वो किस में था? वर्णानुक्रम में पद्धति में था। और शिव सिंह सेंगर भी किस में है? ये अभी वर्ण क्रमानुसार है, यानी कि ABCD के नाम पे ये लोग क्या है? रचनाओं को शामिल करते हैं, रचनाकार को वर्ण क्रमानुसार ये अभी है। और इसके बाद जॉर्ज ग्रियर्सन का तो जानते हैं कि वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। क्या है? लिख दे रहा हूँ, आप लोग बार बार लिखने से आपको ही याद हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब ये इन्होंने किया था? 1888 में। कब किया था? 1888 में। और शिव सिंह सेंगर ने कौन सी इन्होंने रचना की थी? शिव सिंह सरोज की थी। कौन सी? शिव सिंह सरोज। और यह किस सन में किए थे? 1883 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। 1883 में कब किए थे? और इनकी रचना 1888 में, यानी कि बाद में है। यहाँ पे पूछा है पहले, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शुक्ल जी की पुस्तक जानते हैं 1929 में आई थी। क्या उसका नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। मिस्र बंधुओं की पुस्तक का नाम जानते हैं आप लोग? मिस्र बंधु विनोद है। क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। और इसका रचनाकाल कब है? 1913 ईस्वी में है।
ये अभी बाद में है, ये अभी बाद में है, ये अभी बाद में है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1883, यानी कि शिव सिंह सरोज इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ल जी ने अपने पुस्तकों में कितने कवियों को शामिल किया? 1000 कवियों को। कितना? 1000 कवियों को इन्होंने क्या किया? शामिल किया। और इन्होंने कितना किया शिव सिंह सरोज में? 838 कवियों को। याद रखिएगा, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट ये सब फैक्ट हैं। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, जस्ट मैं अभी, ध्यान दिए होंगे तो बता ले जाएंगे। बताइए, यहाँ पे 8 होगा। बताइए सही जवाब। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल कब है? 1883 ईस्वी है, 1830 ईस्वी है, 1836 ईस्वी है, या 1810 ईस्वी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और यह शिव सिंह सरोज में कितने कवियों को इन्होंने शामिल किया? 838 कवियों को क्या किया इन्होंने? शामिल किया अपने इस रचना में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? बताइए कौन से ऐसे रचनाकार है जो सिर्फ गद्य में ही रचनाएं करते थे, यानी पद्य में नहीं करते थे? ज़्यादातर हमारे विद्यार्थियों को, हमारे भाई बंधुओं को तो ये भी पता नहीं होगा गद्य और पद्य में अंतर। गद्य और पद्य में, गद्य में जिसमें हम लोग कविता वगैरह, कहानी वगैरह कहते हैं नॉर्मल, और पद्य में क्या है जैसे कि ब्रज रच नहीं रिलेटेड होता है, उद्धव ने कहा, माधव ने ब्रज, ये सब वैसा क्या है गद्य पद्य में यही अंतर है। आप लोग ऐसे पहचान सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमचंद्र। प्रेमचंद जी क्या है गद्य में लिखते थे, बाकी ये लोग क्या हैं गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं, यानी कि ये क्या है गद्यकार प्लस पद्यकार दोनों हैं। ये अभी वही है, गद्य और पद्य दोनों में क्या है लोग लिखते हैं, गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं। नागेंद्र जी भी गद्य और पद्य दोनों में लिखते हैं, गद्य प्लस पद्य दोनों में। और प्रेमचंद्र जी क्या हैं बस गद्य में लिखते थे। बहुत अच्छे हैं, बस एक ही में लिख देते थे कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा हम लोग को। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, या ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है? इनकी जो रचना आई थी, इनकी एक रचना प्रकाशित हुई थी, उसका नाम क्या है? उसकी रचना है उसने कहा था। क्या नाम है? उसने कहा था। उसने कहा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक थी इनकी। यह क्या थी? एक औपन्यासिक कहानी थी। क्या थी? औपन्यासिक कहानी थी। और इनका कुछ निबंध भी है, कुछ निबंध संग्रह के लिए भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो निबंध है इनका कौन कौन सा है? 2 इनका इंपॉर्टेंट निबंध है। कछुआ धर्म एक तो है, क्या नाम है उसका? कछुआ धर्म। और दूसरा क्या है? दूसरा इनका निबंध संग्रह है मारेसी मोही कुठाओ। क्या नाम है? मारेसी मोही कुठाओ। यह किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। आप लोग बताइए ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम बता दीजिए, रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम बता दीजिए, राहुल सांकृत्यायन आदिकाल को क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताइए। आप लोग क्रिया करिए तभी आप लोग को भी याद होगा अच्छे से। अगला प्रश्न है जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह जो है कथन शुक्ल जो है, यह कथन किसका है? पहले तो शुक्ल का है। और यह कथन हिंदी साहित्य का, जो इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, उसमें से 4 भाग इन्होंने प्रकाशित किए थे। तो बताइए उस 4 भागों में से कौन से भाग में यह जो है यह कथन है? पहले वाले भाग में है, दूसरे वाले भाग में है, या तीसरे वाले भाग में, या चौथे वाले भाग में है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और यह कब प्रकाशित हुई? 1929 में। सबसे प्रमाणित आज तक की यह पुस्तक है हिंदी की। और इसमें कितने भागों में इन्होंने अपने बांटे हैं? 4 भागों में इस पुस्तक में बांटे हैं। और उसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकरण नंबर 4 में। इसका यह जो है कब है? प्रकरण नंबर 4 में यह क्या है? यह कथन उद्धृत है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा क्या मानी? बताइए शुक्ल जी के बारे में पूरा बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कब से कब तक बांटा? मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग बताइए तब तक कब से कब तक माने। पहले तो इन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। क्या कहा? वीर गाथा काल। फिर क्या कहा? भक्ति काल।
भक्ति काल, फिर क्या कहा, रीति काल, रीति काल, फिर क्या कहा, गद्य काल। क्या नाम दिया आधुनिक काल को, गद्य काल। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि आधुनिक काल को क्या नाम दिया और वीर गाथा काल को क्या नाम दिए। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शुक्ल से रिलेटेड हैं। समय क्या माने हैं सबका, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर मैं इसको बता रहा हूँ। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना माने वीर गाथा काल को, 1000 ईस्वी से, यानी ईस्वी नहीं है, विक्रमी संवत है, नहीं सॉरी ईस्वी है, क्योंकि 1050 से इन्होंने 1375 माना है। और यहाँ का ईस्वी, यहीं ध्यान दीजिएगा आप लोग प्रश्न हाल में, वीर गाथा काल यहाँ पे ईस्वी दिया, यानी 57 घटा दिया गया, यहाँ पे ईस्वी दिया 1000 से 1350, थोड़ा सा इधर उधर होगा लेकिन लगभग में यही आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विक्रमी संवत में मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कितना, 1050 से, यहाँ पे देखिए 1000 दिया है, और यहाँ पे क्या है 1050 से 1375 तक माने हैं। कब, 1375, क्या है, विक्रमी संवत। यही याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया था, जस्ट इसी पिछले में जो हुआ है विक्रमी संवत में, वो यही प्रश्न दे दिया था, सेम यही प्रश्न दे दिया था। और 1000 से 1030 यहाँ दिया था, और दूसरा ऑप्शन में 1050 से 1375 भी दे दिया था। लेकिन वहाँ क्या ईस्वी में चारों ऑप्शन दे दिया था, और यहाँ क्या है विक्रमी संवत है। यहीं गड़बड़ कर दिया था, और इसीलिए बच्चे ज़्यादा लोग क्या किए, इसी को मारकर चले आए थे। भक्ति काल को इन्होंने कब से कब तक माना है, 1375 से 1700। कब से, 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक माना है। और रीति काल को कब से कब तक माना है, 1700 से 1900 तक। कब से, 1700 से 1900 विक्रमी संवत तक। और गद्य काल को कब से कब तक माना है, 1900 से 1984 विक्रमी संवत तक माना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, बताइए यह ग्रंथ किसका है। हिंदी शब्द सागर नाम का यानी कौन इसका संपादन किया। हिंदी शब्द सागर द्वारा हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक है, इसका संपादन कौन किया, संपादनकर्ता कौन है, बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्याम सुंदर दास इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। और इनके द्वारा और भी बहुत सारी इन्होंने संपादन किया। और किसके संपादन किया, इन्होंने रानी केतकी की कहानी जो मुंशी इंशाअल्लाह खां उसका भी संपादन किया। थोड़ा लिख दे रहा हूँ, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी का भी इन्होंने क्या संपादन किया। और किसका, पृथ्वीराज रासो का भी, पृथ्वीराज रासो का भी संपादन किया। यह किनकी, चंद्र बरदाई की पुस्तक है। और कौन सी पुस्तक का इन्होंने संपादन किया, परमाल रासो का, परमाल रासो का। यह किसकी पुस्तक है, जगनिक की है। किसकी है, जगनिक की है। इसी को आलखंड या फिर आला उदल का जो है, उसको आला उदल का इसमें चरित्र चित्रण होता है, उसको नाम से भी जाना जाता है परमाल रासो। इसके रचयिता कौन है, जगनिक है। इस पुस्तक का भी संपादन कौन किया, श्याम सुंदर दास किए। और कौन सी, छत्र प्रकाश जो पुस्तक है किसकी है, लाल कवि की है। किसकी, लाल कवि की। इसका भी संपादन इन्होंने किया, श्याम सुंदर दास ने ही किया। और एक और पुस्तक है इंद्रावती। इंद्रावती के लेखक कौन है, नूर मोहम्मद हैं। कौन है, नूर मोहम्मद। इसका भी संपादन इन्होंने किया। इंद्रावती हो गया, चंद्रावती हो गया, बहुत सारी पुस्तकों क्या इन्होंने संपादन किया, कि इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। शुक्ल जी का है हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 इन्होंने लिखा है, 1929 इन्होंने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में बता चुका हूँ या ट्रिक के माध्यम से, कि इन्होंने क्या है, पहले तो भूमिका लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका। कब लिखा, भूमि हम लोग कितना खरीदे हैं, 1940 रुपये में, ऐसे ट्रिक के माध्यम से। एक ठो लिख दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका। और फिर क्या है, हिंदी साहित्य का क्या, आदिकाल, हिंदी साहित्य की आदिकाल। आदिकाल क्या है, 1952 में। और क्या है, भूमि में आदि, यानी कि अदरक हम लोग बो दिए तो क्या होगा, वो विकास होगा, उद्भव होगा, उद्भव और विकास, उद्भव और विकास। इस पुस्तक को भी इन्होंने लिखा। कब लिखा, 1952 में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए जो मैं बताता हूँ वो प्रश्न हूबहू आ जाता है। बताइए हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या राम कुमार वर्मा हैं, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी इज द राइट आंसर। मैं बता चुका हूँ कि भूमि कितने की है, हजारों हजार रुपए की भूमि क्या हो गई, महंगी हो गई है। लगभग कितना, 940 रुपये कट्ठा। इसे याद रखिए, कट्ठा कर दीजिए, बीघा बिस्वा, जो भी आप लोग के यहाँ चलता है उसको ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। शुक्ल की पुस्तक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब है? 1929 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के पुस्तक का क्या नाम है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का अतीत है। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का अतीत। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का अतीत। अतीत। यह कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग इसका 1959 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग इसका 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी की रचनाकार कौन है? बताइए। बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। जो इसका प्रश्न का उत्तर कर दिया भाई, समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गया। वो मैं मान लूँगा कि वो शुरू से हमारे सारे वीडियो को देखा है। इस्तवार दलाल लिटरेच्यूर एंदुई ये हिंदुस्तानी के रचनाकार कौन है? बताइए। कीथ हैं या फिर ग्रियर्सन है या गार्सा द तासी हैं या जॉर्ज गिलक्राइट्स हैं? तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए जॉर्ज गिलक्राइट्स जो है कौन सी रचना रचे थे? बताइए। बताइए आप लोग सही जवाब। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम बता दीजिए। गार्सा द तासी की पुस्तक का नाम बताइए। आप लोगों को तो पता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गार्सा द तासी। क्या हो जाएगा? गार्सा द तासी। जॉर्ज गिलक्राइट्स के पुस्तक का नाम क्या है? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर। लिख दे रहा हूँ, क्या नाम है? ए डिक्शनरी। यहाँ पे नहीं पूरा आ पाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। क्या नाम है? ए डिक्शनरी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर। हिंदुस्तानी बस इतना ही नाम है, लेकिन यह है क्या? यह ग्रामर है। क्या है? यह ग्रामर है। ग्रामर विधा है, याद रखिएगा आप लोग। क्या है? ग्रामर है। यह पुस्तक क्या है? ग्रामर है। इसको कब रचे थे? 1787 में इसका क्या हो गया था? प्रकाशन हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, पूरा नाम है अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके द्वारा जो रचना रची गई द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद किसने किया? बताइए। सॉरी, यहाँ पे दिया है जो ग्रियर्सन का जो वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है उसका जो अनुवाद इन्होंने किया द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या? नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इस जो है हिंदी अनुवाद जो करता है वो कौन है? हिंदी अनुवाद करता कौन है? बताइए। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हैं या डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं या डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसड़े हैं या डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं? बताइए इसका सही जवाब। बताइए। जगदीश गुप्त का एक खंड काव्य बहुत प्रसिद्ध है। और कौन सा खंड काव्य है? शंबुक। उसका नाम क्या है? शंबुक। बहुत इंपॉर्टेंट है, खंड काव्य है। क्या है? यह खंड काव्य है। बताइए आप लोग इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। क्या हो जाएगा? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। इन्होंने किस पुस्तक का जो है यह अनुवाद किया? नॉर्दर्न हिंदुस्तान। या जो किस पुस्तक का किया? क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका क्या है? इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। और हिंदी अनुवाद किस नाम से किया? किस पुस्तक का? वो पुस्तक का नाम क्या लिखा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, यानी कि उत्तरी भारत। ऐसे ही इस नाम से क्या किया? इन्होंने किया। किसने किया? किशोर ने। अब मैं ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ। यह रचना किसकी है? यह रचना है ग्रियर्सन जी की। किसकी है? ग्रियर्सन जी की रचना है। आप लोग याद, यह भी ग्रियर्सन यानी कि पुरुष हैं, यानी कि मेल ऐसे याद रखिए कि ये भी पुरुष का नाम है। ग्रियर्सन पुरुष का नाम है। और यहाँ किशोर याद रखिए। किशोर क्या नाम है? पुरुष का नाम है, क्योंकि यहाँ लाल भी दिया है, किशोर लाल। ऐसे याद रखिए आप लोग ट्रिक के माध्यम से। ऐसे क्या है? ये अभी मेल। और जो है एक रचना है गार्सा द तासी की। क्या है गार्सा द तासी की? इस्तवार दलाल लिटरेचर। इस्तवार
दलाल क्या नाम सॉरी इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसका जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास, इस नाम से किया। यहाँ पे आके यहाँ तासी जी हैं, यानी गारसा दत्त तासी जी हैं, ये भी महिला की तरह इनका नाम है, और लक्ष्मी महिला है, सॉरी यह भी महिला की तरह नाम है, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, ये भी महिला की तरह नाम है, ऐसे याद रखिएगा, महिला महिला और यहाँ पुरुष पुरुष, ऐसे याद ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि यह जो किस भाषा में है, यह तो फ्रांस में है, फ्रेंच में है, किस भाषा में है? फ्रेंच में। और यह क्या है? ग्रियर्सन का क्या है? इंग्लिश में, यानी क्या है? इंग्लिश में है। इसी को क्या आंग्ल भाषा भी बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? बताइए। पादरी F.E.K हैं, या फिर पादरी एडविन ग्रीव्स हैं, या गारसा दत्त तासी हैं, या जॉर्ज ग्रियर्सन है? बताइए। पहले तो बताइए आंग्ल भाषा होता क्या है। मैं जस्ट अभी बताया हूँ, अगर ध्यान से सुने होंगे हमारे बातें को तो बता ले जाएंगे। आंग्ल भाषा में वही होता है अंग्रेजी भाषा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा, इसी को आंग्ल भाषा बोलते हैं। बताइए। मैं कल ट्रिक के माध्यम से इसका सही जवाब बताइए। आप लोग ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ कि स्केच कौन बनाते हैं? स्केच कौन बनाते हैं? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो उसका जो एडमिन होता है वही सब कुछ कर पाता है हमारे व्हाट्सएप में, तो स्केच से वो क्या हो जाएगा? बताइए। एडमिन साहब। स्केच कौन बनाता है? एडमिन साहब। कौन? एडमिन साहब, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा पादरी एडविन ग्रिव्स, यानी कौन हो जाएगा? अरे सॉरी, हाँ, पादरी एडविन ग्रिव्स हो जाएंगे इसका सही जवाब। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रिव्स हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। गारसा दत्त तासी द्वारा पुस्तक का लेखक का क्या नाम है? इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। और पादरी F.E.K इनके द्वारा पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या नाम है? ए हिस्ट्री। ये इनका तो याद ही होगा इन दोनों लोग का। इनका मैं बता दे रहा हूँ कि जो पहला ऑप्शन है इसका, जो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। क्या नाम है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। या इनको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए ए है, यहाँ पे देखिए ए है, और इनका तो जानते हैं कि स्केच है, और स्केच कौन बनाता है? एडमिन साहब बनाते हैं। कौन बनाते हैं? एडमिन साहब। इस तरह ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने इसको देख लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रहा हम लोग का। तो कल फिर एक नए जोश, उत्साह और उमंग के साथ मैं एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होऊंगा। तो अगर यह सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है या प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन पर डे आपको शाम को 4-5 बजे के लगभग आपको मिल जाया करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि आप लोग के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सके हमारे इस छोटे से प्रयास से। तो इस परिवार को बड़ा परिवार बनाने के लिए आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। तो अपनी इजाज़त दीजिए आर के सर को।